हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम टू डे 7 ऑफ आवर रिवीजन बैच। 15 डेज के अंदर हम पूरा ऑडिट रिवाइज कर देंगे। स्टैंडर्ड सारे, है ना, एकदम कड़क तरीके से। आज आई है बारी उस स्टैंडर्ड की जिसको कोई भाव नहीं देता, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, जिसको कोई सूंघना नहीं चाहता, जिसको सब छोड़ना चाहते हैं। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अरे भैया 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से, तो क्या होगा, 10 नंबर तो सीधे सीधे उड़ जाएंगे। तुम वैसे भी चैप्टर नंबर 5th 9th और 10th तो हल्के में करके जा रहे हो, फिर इसको भी कच्चा करके जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये ज़्यादा पार्ट मैं आपको नोट्स में से ही कराऊंगा, पर जो फंडामेंटल बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। फंडामेंटल समझ में आ गया तो एटलीस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, और डिस्क्रिप्टिव में भी दो की जगह एक क्वेश्चन भी बैठ गया, तुम बल्ले जी बल्ले। देखो, 315 को तुम समझने के लिए सोचो कि ये स्टैंडर्ड क्या है। तो हमारा ऑडिट का ना प्रोसेस समझो आप। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी फेज में आते हैं कि भाई ये क्लाइंट लेना है नहीं लेना है, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, सब बातें चेक करके हम आते हैं यहाँ पे प्लानिंग फेज में। आप प्लानिंग फेज में आते हो कि आप क्या काम करोगे क्या काम नहीं करोगे, सब कुछ बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, टीम डिसाइड करते हो, टीम का एफर्ट का लगाना मेन, वो सब वहाँ पे कंपोनेंट कर लेते हो। उसके बाद में आप करते हो रिस्क को आइडेंटिफाई और रिस्क को असेस करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो मैं बताऊंगा। फिर जो चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा, रिस्क को रेस्पॉन्स कर दोगे आप। और जब रिस्क को रेस्पॉन्स हो गया, आखिरी में आके देखते हो तुम्हें अप्रोप्रिएट या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त हुए कि नहीं हुए, उसके बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं, कंक्लूजन फेज बोल सकता हूँ। अभी मेरी बात सुनना, हमारा जो ऐसे है ना, ऐसे 315, ये 315 यहाँ आके बैठता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये मेन फंडा है कि यहाँ पे आपने एक बार 315 का यहाँ रोल है, उसके बाद में 315 यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है जो भी हम लेते हैं वो आगे जाके ऐसे तो आपको दोबारा नहीं करने की ज़रूरत होती है। और जो भी तुम यहाँ करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ का रेस्पॉन्स होएगा। मतलब ये रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट यू आर गोइंग टू डू। अब तुम ये मुझे बताओ कि रिस्क का जो टर्म है ना, ये ऑडिट में आया ही क्यों? हम तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करते हैं कि फ्री फॉर्म मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं है, ये रिस्क यहाँ पे कैसे आ गई? अब अगर ये बात तुम्हें अगर समझ में आती है कि ये तुम्हारे फाइनेंशियल्स हैं, इसमें तुम्हारा बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो सब आ गया। कौन कौन आ गया? तुम्हारा बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, इसमें सब आ गया है। बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो सब आ गया है। एक ऑप्शन ये है कि मुझे क्या ढूंढने हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मैं जाके ढूंढना चालू कर दूं, पीपी में देखूंगा, इन्वेंट्री में देखूंगा, हर एरिया में जाके देखूंगा देखूंगा देखूंगा। हो तू सोच, कितना बड़ा फाइनेंशियल्स होता है, कितना बड़ा पेंडल होता है, कितनी नोट्स होते हैं, कितने डिस्क्लोजर्स होते हैं। तू कहाँ पे क्या ढूंढेगा, तेरे को समझ पड़ेगा क्या? रिलायंस जैसे कंपनी में जाओगे जिसका टर्नओवर इज लाइक 11 लाख करोड़, अब एक्सपेंस भी होंगे हजारों लाखों करोड़ के, उनका ट्रायल बैलेंस निकलता था ना, मतलब 30 से 40 पेज का उसका ट्रायल बैलेंस निकलता था भैया। अब तुम सोचो 40 पेज का तो ट्रायल बैलेंस है भाई, तुम कितने सारे एक्सपेंसेस हैं, कितने सारे इनकम है, क्या क्या है, तू क्या क्या चेक करेगा? तो तू मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बराबर से ढूंढ पाएगा ही नहीं, तेरा एफर्ट सही जगह पे लगा पाएगा ही नहीं। तो एक मेथडोलॉजी जो हम लोगों ने बिल्ड करी, हम ऑडिटिंग वालों ने, हमने क्या बिल्ड करी, रादर देन रेंडमली गोइंग, एक काम करते हैं। ये फाइनेंशियल्स बेसिकली बनते कैसे हैं? कंपनी में इवेंट्स होते हैं, अरे शादी ब्याह वाले इवेंट, जैसे पार्टी वार्टी इवेंट नहीं, ट्रांजेक्शन वाले, ये सब वाले, ये कंपनी में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं किसी ना किसी प्रोसेस से। भाई सेल्स में हो रहे होंगे, मार्केटिंग में हो रहे होंगे, एचआर में हो रहे होंगे, तुम्हारे प्रोक्योरमेंट में होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। तुमका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारी गलती होने के चांसेस होते हैं। वो प्रोसेस बराबर से काम करे तो उसमें दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होती है उसमें गलती होने के चांसेस, और एक उसमें कंपनी लगाती है कंट्रोल्स। तो यार देखो, हम क्या करते हैं, हम भी ये देख लेते हैं कि यार कहाँ कहाँ पे गलती होने के चांसेस है, गलती नहीं होती, कहाँ कहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, उनको लेके आते हैं अलग से पहले। कि जैसे परचेज है,
तो परचेज में भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है क्या, कहाँ पे हो सकते हैं, किसकी वजह से हो सकते हैं, वो सब रिस्क को तुम लेके आ जाओ। तो एक्चुअली मैं यही रिस्क लेके जा रहा हूँ, देखा जाए सिंपल वे में मैं यही रिस्क को अपने यहाँ पे ले आता हूँ और फिर इसमें देखता हूँ इनमें से कौन सी रिस्क की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। अब देख, मैंने कहा रिस्क है, एक्चुअल में हुआ है क्या, नहीं है, बट रादर देन पुटिंग एफर्ट इन इधर उधर ऐसा वैसा, तो एक काम करो ना, प्रोसेस समझ के प्रोसेस के रिस्क समझ लो और रिस्क में देखो कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है और उसके सामने करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे रिस्क को तुम ऊपर नीचे कर लो। अगर तुमने बोला कि यहाँ पे रिस्क नंबर 1 है या रिस्क नंबर 2 है या रिस्क नंबर 3 है, उसके सामने क्लाइंट के भी तो कुछ कंट्रोल होंगे, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे होंगे। बट हम क्या बोलते हैं, इन रिस्क को और इन कंट्रोल्स को साथ में इवैल्यूएट करो, देखो इनके बारे में और एक रिस्क असेसमेंट करके ले आओ। तो बेसिकली जब मैं ये स्टेप करके निपटता हूँ, खत्म हो जाती है स्टेप, तो हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रिस्क है, ये प्रोसेस मान ले कि पूरा अपन चेक करें डेटर्स, ये रिस्क है, क्लाइंट के इन रिस्क के सामने ये कंट्रोल्स है, इस रिस्क से मान ले कि गलती हुई, अगर इसकी रिस्क से वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ तो कंप्लीटनेस को हिट कर सकता है, एग्जिस्टेंस को हिट कर सकता है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ऑब्लिगेशन, ऐसा करके हम क्या करते हैं, पूरा एक चार्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं, व्हाट कुड गो रॉन्ग, कि अगर ये लफड़ा हुआ तो इससे क्या होगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बोला कि रिस्क है नॉन अप्रूवल ऑफ इनवॉइस, कंपनी ने बोला कि हमारे यहाँ पे हायरार्की है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा होता है। मैंने बोला लेकिन अगर इनवॉइस अनअप्रूव्ड है तो मतलब अनऑथोराइज खर्चा बुक हो जाएगा और ऐसा हो सकता है कंपनी की वो लाइबिलिटी नहीं, बट तुमने रिकॉर्ड कर रखी है, वो तो नॉन अप्रूव्ड है ना, तो तुम्हारे यहाँ पे वीक है। तो मैंने बोला कि अगर मान लें इन्वॉइसेस के अंदर अप्रूवल नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा, मेरा ये एग्जिस्टेंस का इशू हो जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में है कि भी नहीं है, मतलब अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो गया। अनऑथोराइज मतलब कंपनी के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला यार डेटर्स में यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क तुम लेके आते हो और इवेल्यूएट करते हो कि इससे क्या क्या गलत हो सकता है। गलत हो गया है क्या, गलत हुआ नहीं है, यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क, ये सब तुम कर रहे हो। ये हमको क्या कर रही है, एक तरह से एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है ऑडिट का, कि तुम आगे जाकर काम करो, उसके पहले तुम इसको बेस बना के लेके जाओ। तो हमारा स्टेप का नाम क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को असेस करना। वो रिस्क जो तुम्हें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर सकती है, वो रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसी गलती को रख सकती है कि सामने वाले यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सिंपल सीखा कि बाबा आदम जमाने वाली ऑडिट नहीं करनी है। ऑडिट करेंगे कौन सी मेथोडोलॉजी से, रिस्क बेस्ड मेथोडोलॉजी से। तो हम क्या करेंगे, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया में से, हर अच्छे अच्छे सिग्निफिकेंट एरिया में से जाके पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या 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 है, उसकी लिस्ट ला के रखेंगे। उसके सामने उनके कंट्रोल्स है वो भी पूछ लेंगे, समझ लेंगे क्या कंट्रोल्स है क्या कंट्रोल्स नहीं है, और फिर इसको असेस कर देंगे, हाई लो मीडियम। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर तुमने बोला कि डेटर्स में, हाँ, वैल्यूएशन में मेरी रिस्क हाई है, इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब तुम डेटर्स का वैल्यूएशन चेक करोगे, तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की वर्किंग देखोगे, तुम उसके वहाँ पे एजिंग एनालिसिस करोगे, तब तुम्हें ज़्यादा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं, तुम्हें यहाँ पे एविडेंस ज़्यादा लेना है, टेस्टिंग ज़्यादा करनी है। तो जब रिस्क हाई है तो उससे क्या हुआ, इन द ऑडिट प्रोसीजर आई विल डू मोर ऑडिट प्रोसीजर टू एंश्योर द वैल्यूएशन इज ओके। वैल्यूएशन मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बराबर है, अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर है कि नहीं है, प्रोविजन का जो वर्किंग है वो बराबर है कि नहीं है, उसका जो भी कंपेरिजन करना होगा, एनालिटिक्स करनी होगी, वो ज़्यादा करके कंफर्ट लूंगा मैं कि हाँ वैल्यूएशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, ऐसा कर रहे हैं। तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि हम 315 का स्टैंडर्ड का होना ही क्यों है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, तुम जाके रेस्पॉन्स फेज में बैठना पड़ेगा।
तुम्हें नहीं पता कि ज़्यादा गलती होने के चांसेस वैल्यूएशन में है, ज़्यादा गलती होने के चांसेस एग्जिस्टेंस में है, ज़्यादा गलती होने के चांसेस कंप्लीटनेस में है। अगर मान ले मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रोल्स या जो एनवायरनमेंट या जो प्रोसेस है उसके अंदर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन या रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कट ऑफ के अंदर रिस्क ज़्यादा है। यहाँ गलती हो गई है क्या? गलती नहीं हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड ऑल दैट, तो मैं यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेके खड़ा हूँ कि मैंने जो प्रोसेस समझा और मैंने जो कंट्रोल्स को देखा, मुझे लग रहा है कट ऑफ बराबर नहीं है, मतलब सेल सही पीरियड में अकाउंट फॉर नहीं होगी। तो जब कट ऑफ जाओगे तो कट ऑफ में टेस्टिंग बराबर करोगे, कट ऑफ का कवरेज ज़्यादा करोगे, नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा चेक करोगे, एग्रीमेंट्स का स्टडी प्रॉपर करोगे। अब तुम बोलोगे यार भैया ये सब तो मैं पहले पता ही नहीं था, ऐसा सब कुछ होता है क्या? हाँ, नहीं पता रहेगा, बट फंडामेंटल है। तो क्या सीखा, समझ में आ गया कि हम एक रिस्क बेस्ड मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं। ये रिस्क बेस्ड मेथोडोलॉजी से फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता पड़ जाता है कि हमें आगे जाके कौन से एरिया में कम काम करना है, कौन से एरिया में ज़्यादा एफर्ट लगाना है, कहाँ पे एविडेंस ज़्यादा लेने, कहाँ पे एविडेंस कम लेने हैं। तो हमारी टीम का जो एफर्ट है वो बराबर लगेगा। देखो हमारे पास है ना टाइम लिमिटेड है, जिंदगी का नहीं, ऑडिट करे जिंदगी का भी पता नहीं, जिंदगी भी लिमिटेड ही चलती है आजकल। जिंदगी भी लिमिटेड है, आज हो कल नहीं हो, कुछ पता नहीं है बाबा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पॉइंट टू पॉइंट जीते हैं। आज है मेंटल पीस, एकदम मेंटल पीस वाला फंडा है हमारा, हम जेनजीज हैं। मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है जेनजीज को लेके, इस पर आता हूँ वापस। जेनजीज को लेके अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि देर आर 80% ऑफ जेनजीज हु थिंक लाइक मिलेनियल्स, देर आर 20% ऑफ जेनजीज who are actual Gen Zs, मतलब जो एक्चुअल जो बोलते हैं Gen Zs are like yo yo man, वैसा सॉर्ट ऑफ उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और हमारे मिलेनियल में ऐसा नहीं है कि हमारे मिलेनियल में तुम्हारे लोग नहीं थे। इन आर पॉपुलेशन 95% लोग वाले लाइक नॉर्मल, तुम भी लोग नॉर्मल भी हो, पर हमारे एक स्टेटस क्यू टाइप की जो है सो है, ठीक है चल रहा है, हम वैसा सॉर्ट ऑफ कंफर्ट वाला जोन था। बट 5% हमारे यहाँ भी तुम्हारे से लोग हुआ होते हैं, तो हम उनको बोलते थे क्या बकचोद इंसान है भाई, क्या पागल इंसान है। बट व्हेन वी मीट यू, नॉर्मल लगने लगे हमें अब हमें ऐसा कोई डिफरेंट नहीं लगता। मैं तुम्हें तुम्हारे पे कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि हमें वो पहले ऑड लगते थे, और जब हम तुम लोगों से मिलते हैं, तुम्हारी कैटेगरी में से स्पेशल लोगों को, तो हमें लगता है कि नॉर्मल ही है भाई, सब लोग ये हमको पहले अलग लगते थे, ये सिस्टम सही है। ओके, चलो, तो जैनदीस की चर्चा से वापस बाहर निकल जाते हैं। अगेन फिर से माइंड में बोलते हैं, मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि ऑडिट की जो मेथडोलॉजी है वो रिस्क बेस्ड मेथडोलॉजी है। तो हम रिस्क बेस्ड मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उसके हिसाब से हमारे आगे के स्टेज में प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करेंगे। अब जब आपने कहा कि आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसयूज पता करनी है, तो जाके सारे स्टार्टिंग में तुम्हें रॉमर मिल जाती है क्या? नहीं, मैं प्रोसेस की स्टडी करता हूँ, मुझे रिस्क मिलती है, बहुत सारी रिस्क। इसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, है ना। मैं बिग फोर के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, तो ये इसको बोलते हैं आरएम। फिर इनमें से क्या करता है, ये लोग फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर 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 फिल्टर। इसमें से ये उसको आगे लेके जाते हैं जो उनको लगता है कि आरएमएम है। आरएमएम बोलते हैं कुछ लोग आरओएमएम बोलते हैं। मेरे लिए ऑफ लगता है इसलिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं। फिर ये लेके इसको आगे लेके जाते हैं और इसको पूरा अपने डॉक्यूमेंट में कर देते हैं। अभी तुम आगे मुझे बताओ, तुम्हें ये कैसे पता पड़ जाएगी बेटा? तो मैंने तुम्हें कहा कि हमें प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पर यूजिंग दिस वर्ड कि मैं प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ ना, बहुत ही छोटा वर्ड है। तो हमें इसने बोला कि हमारे 315 का नाम क्या है? आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। अब जब स्टैंडर्ड पहले था ना, पहले कंट्रोल वंट्रोल का इतना लफड़ा नहीं था, बहुत पुराने ज़माने में स्टैंडर्ड बहुत इजी था, क्योंकि
अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी बहुत इजी है, एंटिटी के बारे में जान लो कि एंटिटी में क्या है क्या नहीं है, बिजनेस कैसे है क्या नहीं है, कितनी लोकेशंस पे लॉज एंड रेगुलेशंस क्या लगता है, एफआरएफ क्या लगता है, इंटरनल फैक्टर्स कैसे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कैसे हैं, फाइनेंसिंग कैसा करता है, इन्वेस्टमेंट क्या स्ट्रक्चर है, ओनरशिप कंसंट्रेटेड है नॉन कंसंट्रेटेड है, उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, उससे क्या रिस्क निकल रही है, वो बहुत ईजी था। पर ये जो मामला है ना इंटरनल कंट्रोल, ये थोड़ा सा गंभीर होता गया। गंभीर होता ऐसा गया कि कंपनीज क्या हो कि छोटी से बड़ी होती गई, जब बड़ी होती गई तो उनको समझ में आया कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल्स बनाना चालू किए, प्रोसेस बनाना चालू किए, कंट्रोल्स लगाना चालू किए। कंट्रोल्स लगाए थे तब तक ठीक है, अब क्या हो रहा है ग्रेजुअली इसके साथ साथ में तुम देखो, एक तरफ लोग कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं, दूसरी सड़क पे क्या हो रहा है, लोग आईटी में इवॉल्वमेंट करते जा रहे हैं। तो ये आईटी और कंट्रोल्स मिल गए कि एक तरफ आदमी कंट्रोल लगा रहा है, कंट्रोल 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 कंट्रोल, और एक तरफ से आईटी वाले भाग के आ रहे हैं, दोनों मिल गए। अब दोनों मिल गए, दोनों यहाँ के मिल गए। अब ये क्या हुआ, कंट्रोल्स ऑटोमेटेड हो गए, पूरा कंट्रोल्स का ऑटोमेशन होने लग गया कि कंट्रोल्स भी सिस्टम में ही चल रहे हैं। क्योंकि धंधे को क्या करना है कि धंधा बड़ा हो गया तो ईआरपी सिस्टम बड़े बड़े हो गए। ईआरपी सिस्टम ने बोला कि तुम खुद ये सब क्यों करते हो, लेट मी पुट सम आईटी का बेनिफिट ना, तो उसने आईटी के सिस्टम में सब घुसा दिए। तो कंट्रोल्स वैसे जाके पूरा एक फ्रेमवर्क बन गया। तो अभी क्या है, कंट्रोल पूरा एक फ्रेमवर्क है कि कंपनी में कंट्रोल्स कैसे लगाए जाते हैं, क्या रहता है, कंपनी क्या क्या एरिया में उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब हमको तो वो सब नॉलेज नहीं था, तो स्टैंडर्ड सेटर ने क्या किया, उनके कंट्रोल्स वाले फ्रेमवर्क वाली चीज़ों को हमारे यहाँ पे लाके घुसेड़ दिया। तो हमें भी उसको समझ में आना चाहिए कि जब हम क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट बोलता है जनरल आईटी कंट्रोल्स, हमको पता होना चाहिए। क्लाइंट बोलता है एप्लीकेशन कंट्रोल, तो हमें पता होना चाहिए एप्लीकेशन। क्लाइंट बोलता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, तो हमें पता होना चाहिए वो क्या होना होता है। अभी क्लाइंट अपने धंधे को आईटी सिस्टम से इतना जबरदस्त चला रहा है कि आई नीड टू अंडरस्टैंड देयर आईटी सिस्टम ना, कि उसके आईटी सिस्टम में चल क्या रहा है, उसके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या हो रहे हैं, कंट्रोल्स को कैसे डिवाइड करके कैसे उस फ्रेमवर्क को माइंड में डालना है। सो दैट बिकम्स दिस। और हमारे कोर्स के अंदर पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 इसी का ही है। गिव मी अ सेकंड ना, हाँ सॉरी, तो मैं बोल रहा था कि हमें ये कंट्रोल्स का फ्रेमवर्क जो होता है ना, वो कंट्रोल्स का फ्रेमवर्क पूरा समझना पड़ता है कि उसमें क्या क्या है। अब इस स्टैंड को पता है बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, क्योंकि वो ये बातें पढ़ते हैं कि इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो देखो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो ऑडिट तो कुछ हो नहीं रही है, पर हमें ये सिखाया जा रहा है कि यार वो फ्रेमवर्क क्या है। अगर वो फ्रेमवर्क नहीं सीखेंगे तो हमें जाके आगे क्लाइंट से बात कैसे करेंगे, क्लाइंट के सिस्टम को कैसे समझेंगे, हमारा ऑडिट का जो डिज़ाइन है वो बराबर कैसे होगा। यू गॉट द पॉइंट। अब आओ हमारे पास, हमारे अब मैं आया हूँ, मैं 15-16 मिनट बाद में हमारे कोर्स में 315 को 5 पार्ट में डिवाइड करो। पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या बात होते हैं वो बात करेंगे। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, दो हो गया। तीसरा, इंटरनल कंट्रोल्स। फोर्थ है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। और फिफ्थ है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। कंट्रोल्स इज अ बेटर वर्ड। अब हम आईसीआई के पर्सपेक्टिव बात करते हैं कि आईसीआई क्या करता है। आईसीआई इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि ऑटोमेटेड वाला इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रियल लाइफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। इन रिमेनिंग में से क्या होता है, कोई पता नहीं पड़ता है, कभी इसमें एक में से क्वेश्चन आता है, कभी किस में से आता है। तो हमेशा काम करो, पास अटेम्प्ट में जाके देख लो कि क्या इसमें से क्वेश्चन आ गया था। तो एक 99% तो है, बट 1% की रिस्क तो रहती है कि आईसीआई रिपीट कर सकता है। बट 99% केस में ऐसा होगा कि आईसीआई इसको नहीं पिक करेगा, बाकी को पिक करेगा, तो लाइफ ईजी हो जाती है। अगर आईसीआई ने ये पिक नहीं किया है 2-3 अटेम्प्ट से, तो इसको अच्छे से करके जाओ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। समझा क्या? तो मेरा अप्रोच रहता है, सबसे पहले आप ये नहीं, सबसे पहले आप करिए ये, फिर आपको करना चाहिए ये, फिर आपको करना चाहिए ये, फिर आपको करना चाहिए ये, और फिर आखिरी में आपको यहाँ पे आना चाहिए इस वाले पार्ट के ऊपर। ये एक नॉर्मल है, क्योंकि देखो प्रायोरिटी वाइज है कि ये इजी है
ये करके जाता हूँ, इसका नंबर अगर क्वेश्चन आ गया तो बल्ले 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 बल्ले। अगर इससे तो आना ही है, सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड में ये इजी है, फोर्थ ये इजी है, आखिरी में आके मुझे कोई थ्योरेटिकल बात पढ़नी पड़ी तो मुझे यहाँ पे आके करनी पड़ेगी। ऐसा इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, एक आध टॉपिक को छोड़ दो तो बाकी सब मक्खन है। चलो स्टार्ट करेंगे, आओ। अगर आपने पहले भी कभी नहीं पढ़ा हुआ है ना ऐसे 315, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा समझ में आएगा जैसे कोई बहुत ही बढ़िया से किया था। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही क्लियर है, हमें आइडेंटिफाई करनी और असेस करनी है क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है और एरर की वजह से भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी करूंगा, असर्शन लेवल पर भी करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब क्या, क्या ऐसा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल्स है कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स को बाईपास कर जाते हैं, तो इन दैट केस ये जो रिस्क है, मतलब रिस्क ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स एट अ टॉप लेवल, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल जो रिस्क है, वो सिर्फ तेरे एक असर्शन एक अकाउंट को हिट नहीं करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरे को हिट कर देगी। और जब हम नीचे उतरते हैं ना, नीचे उतर के हम अकाउंट वकाउंट की बात नहीं करते जनरली, हम असर्शन लेवल की बात करते हैं, क्योंकि वही हमारा मेथोडोलॉजी है। कैसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल। ये आपको एक बेसिस प्रोवाइड करती है डिज़ाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में रेस्पॉन्स टू रिस्क। अगर ये नहीं किया तो ये नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा, बट देन वील हैव टू पुट मोर एफर्ट, वील हैव टू पुट मोर प्रोसीजर्स यार। और अभी एक, अभी बता दूँ, बात बताऊँ, अभी बता दूँ, सुन। एक कंपनी में ये रिस्क है, एक्स वाई जी चीज़ की रिस्क है, तुमने कंपनी का कंट्रोल चेक किया, कंट्रोल बहुत उम्दा है, कंट्रोल बहुत बराबर काम कर, अच्छा कंट्रोल लगा रखा है। तुमने जाके क्या किया, कंट्रोल को टेस्ट कर लिए, सैंपल बेसिस पे ट्रांजेक्शन लिया, देखा कंट्रोल से बराबर काम कर रहा है। अब मुझे बता, तू आगे जाके तेरा काम कम होगा कि ज़्यादा होगा, मेरा काम कम हो जाएगा। तो तू सोच ना कि इससे मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है। अगर मैं ये स्टेप्स करके आता हूँ तो मुझे ये स्टेप पे काम थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर मैं ये स्टेप ना करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तुझे कुछ अता पता ही नहीं है, नाउ यू हैव टू डू मोर वर्क। तो ये करने का फायदा है। अभी हम रोमम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या बोलता है ये, आइडेंटिफाई करो रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, उसके एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। सिंपल क्या बोल रहा है, जब तुम कंपनी के प्रोसेस समझ रहे हो तब तुम क्या करोगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे और रिलेट करोगे उस रिस्क को, including relevant control that relate to risk by considering class of transaction, account balance और disclosure। तीन बनाओ, तुमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लिया, उसका एनवायरमेंट ले रहे हो, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, तुम उसके अंदर क्या कर रहे हो, बेसिकली प्रोसेस को समझ रहे हो, उस प्रोसेस में क्या कर रहे हो, रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब वो प्रोसेस किससे पर्टेन कर सकते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर को लेके प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट फंडा माइंड में सेट डालो कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके सामने क्या रेलेवेंट कंट्रोल है वो देखते हैं। कब देखते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ले रहे हैं, हम प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तब। अब रिस्क आइडेंटिफाई हो गई, सामने कंट्रोल भी उसके सामने आ गए हैं। असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवैल्यूएट। अब जो रिस्क आइडेंटिफाई की उसको असेस करो, उसको इवैल्यूएट करो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को इम्पैक्ट करेगी क्या, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की रिस्क है कि वो असर्शन लेवल की रिस्क है। तो रिस्क आइडेंटिफाई हो गई, उसके सामने जो कंट्रोल्स है वो हमने वहाँ पे मैप कर दिए, हमने ये असेस कर लिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है या असर्शन लेवल पे है। आगे बढ़ते हैं, रिलेट करेंगे आइडेंटिफाइड रिस्क को कि इस रिस्क की वजह से क्या गलती हो सकती है असर्शन लेवल पे, टेकिंग इनटू अकाउंट रिलेवेंट कंट्रोल जो हम टेस्ट करना चाहते हैं। अभी जो तुम्हारे पास रिस्क आई थी, रिस्क पड़ी है, रिस्क के सामने ये लिख रहे हो कि रिस्क से गलती क्या हो सकती है और इसके सामने कौन कौन से कंट्रोल्स है जो हम टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज़ के सामने तुम्हारे पास 5 कंट्रोल्स लगा रखे, बट यू वोंट टेस्ट ऑल द 5। तुम्हारे लिए जो रेलेवेंट होगा तुम उसको ही रखोगे। तो मैं तुम्हारे लिए एक बार चार्ट बनाता हूँ। तुमने सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करी और जो रिलेवेंट कंट्रोल थे उसको भी तुम देखते गए। उसके बाद तुमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया कि ये कौन से लेवल पे है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है कि असर्शन लेवल पे है। थर्ड स्टेप में आके तुम क्या कर रहे हो, रिस्क के सामने इवैल्यूएट कर रहे हो कि इसकी रिस्क की वजह से क्या गलती होगी। अप्रूवल नहीं होगा, अप्रूवल नहीं है, रिस्क है, उसकी वजह से गलती क्या होगी, अनऑथोराइज्ड इनवॉइस मे गेट अकाउंटेड फॉर विच कंपनी इज नॉट लाइबल, तो वो गलती हो जाएगी। और रिलेवेंट कंट्रोल है, और उसके सामने असर्शंस को भी देखो कि इनसे कौन से असर्शंस को हिट होगा। अभी कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट
including the possibility of multiple misstatements and whether potential misstatements of magnitude that could result in a material misstatement. अब ये जो रिस्क होती है इसके होने के चांसेस क्या हैं, लाइक्लीहुड, और अगर ये कभी हुआ तो इसका पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कितना हो सकता है, वो कंसिडर करके देखो कि क्या मुझे इस रिस्क को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मानना है क्या। फील आ रहा है क्या? एक बार इसको देख 1 सेकंड के लिए, फिर बता के देखो इसमें फील आ रहा है क्या। अरे इसको देखो एक बार कि ये तुमको फील आ पा रहा है क्या। कॉम्प्लिकेट हुआ क्या? सिंप्लीफाई कर दूं, कॉम्प्लिकेट हो गया तो चल एक काम कर, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ। प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग से क्या पता पड़ी, रिस्क पता पड़ी। उस रिस्क के सामने कंपनी ने क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो पता पड़ गए। तूने इस रिस्क को इवैल्यूएट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है कि असर्शन लेवल पे है। यहाँ पे आने के बाद फिर तूने इवैल्यूएट किया अगला कि इस रिस्क की वजह से क्या गलत होगा। फिर आखिरी में आके तू ये बोल रहा है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल मैग्नीट्यूड, इसके होने के चांसेस क्या है, वो भी क्या है। ऐसा करके अगर इसका चांसेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट के है तो ये रिस्क तेरी क्या हो गई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गई। तू यहाँ पे सारे कंट्रोल टेस्ट करता है क्या? सारे कंट्रोल टेस्ट नहीं करता। यहाँ पे मान ले एक रिस्क के सामने यू कैन हैव 1 2 3 4 5 कंट्रोल। मैंने बोला 1 और 2 का मतलब नहीं है, 3 4 5 चेक करना है, तो ये 3 4 और 5 की मैपिंग कर देगा। ओके, ये जो तुम्हें मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ऐसा चार्ट बनता है, ये देखो ऐसा एग्जैक्ट यही बन रहा है, बस यही एग्जैक्ट यही बनता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे आओ। अब ये बोलता है कि यार ये जो तुम कर रहे हो ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, उसका एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, तुम कैसे करोगे? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे? मैंने कहा इंक्वायरी करूंगा, और मैंने बोला मैं इंस्पेक्शन भी कर सकता हूँ, और मैंने कहा कोई चीज़ हो रही है उसको ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ, मैंने कहा और मैंने कहा मैं एनालिटिकल प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकता हूँ ताकि मुझे पता पड़ सके कुछ अनयूजुअल या कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा नंबर के एनालिसिस से इनिशियल में। तो मैंने बोला कि ओके दीज आर द प्रोसीजर्स दैट आई विल अप्लाई टू ऑपरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट इनटू इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। मैंने कहा इसको एक नाम कर देते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सो जब भी कोई बोलेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या, मैंने बोला कि द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वी अप्लाई टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, वो ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। Audit procedures that we perform to obtain understanding of entity environment including internal control to identify and assess problem due to fraud or error at financial statement level and assertion level are called as risk assessment procedure। अगर आपको माइंड में ट्रिगर हुआ हो तो मैंने इसको हटा के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस बिकम द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। कुछ नहीं है उसका नाम, बस नामकरण किया है अभी। आरएपी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये एक फाउंडेशन देते हैं बट ये एविडेंसेस नहीं देते। मैंने तुमको क्लियर बोला स्टार्टिंग में भी, जिस पे आप ओपिनियन बेस नहीं कर सकते। रिस्क टू बी असेस इंक्लूड बोथ ड्यू टू एरर एंड दोज ड्यू टू फ्रॉड। व्हाट इज इंक्लूडेड इन आरएपी? आरएपी में क्या क्या आता है? इंक्वायरी, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, 4 बातें आती है। देखो एक बार, देखो 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 फटाफट देख लो, फटाफट देख लो क्या क्या बातें आती है। 4 बातें आती है। कौन कौन से प्रोसेस हो गए? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल और इंक्वायरी। एक बार अभी तक जो भी किया है ना इसको आप बस जस्ट गो थ्रू करो, ब्रेक पॉज करो वीडियो को, गो थ्रू करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया भैया? जब मैं बोलता हूँ देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुमने फ्लो नहीं बनाया ना माइंड में तो चीज़ें बिखर जाएगी। अरे भैया चीज़ें बिखेरनी नहीं है, चीज़ें माइंड में सेट करनी है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना वो आया था कि इंक्वायरी जो हम करते हैं वो किस किस से कर सकते हैं। भाई साहब आपने बोला कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करते हैं, हमने कहा करते हैं। उसमें इंक्वायरी करते हैं, हमने कहा इंक्वायरी भी करते हैं। बोलो किस किस से करते हैं? मैंने कहा मैनेजमेंट से करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करते हैं उससे करते हैं। उसने बोला वो तो मेरे को पता है, उसके अलावा 3 लोग और बताओ जिससे तुम इंक्वायरी कर सकते हो और क्या इंक्वायरी कर सकते हो। हमने कहा अरे शाना, मतलब हमको जो पता है उसके बियॉन्ड पूछ रहा है। देखो आप इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट से, दो विद गवर्नेंस से, दो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफएस, बट उससे हमें लिमिटेड नॉलेज मिलती है। हम बाकी लोगों से जब बात करते हैं तो इट गिव्स अस ए न्यू सेट ऑफ रेफरेंस, हमें एक नई सेट ऑफ रेफरेंस और नई इन्फॉर्मेशन पता पड़ती है जो हमें इनसे नहीं पता पड़ सकती। तो हमने बोला इंटरनल
ऑडिट पर्सनल से जाके इंक्वायरी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि तुमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है, मैनेजमेंट जो डिफिशिएंसी आइडेंटिफाई की थी उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया। हम एम्प्लॉयज़ से कर सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयज़ है जो कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं, क्या वो एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आप लीगल काउंसिल से बातें कर सकते हैं और लीगल काउंसिल आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई होते हैं, कहीं कुछ फ्रॉड हुआ क्या, कंपनी के अगेंस्ट में कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, वो सारी बातों की हम बात कर सकते हैं। हम मार्केटिंग के बारे में बात कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि हमारे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, हमारे क्या इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग ट्रेंड क्या है, सेल्स के ट्रेंड क्या है, क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स है, वो बात करते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हो कि रेगुलेटरी रिस्क एंड ऑल दैट, वो कोई रिस्क पैरामीटर्स है क्या। आईटी सिस्टम वाले से बात कर सकते हो कि आईटी सिस्टम में कोई चेंजेस है क्या, आईटी सिस्टम में कोई फेलियर्स हुए थे क्या, या कोई सिस्टम रिलेटेड रिस्क है क्या, वो बात कर सकते हो। इनमें से कोई 3 याद कर लेना। आईसीआई एक गेम और खेलता है। आईसीआई क्या करेगा, 3 को लिख देगा और बोलेगा कि बाकी 3 तुम लिखो। इस केस में ऐसा आईसीआई नहीं कर सकता जनरली, क्योंकि 3 लिखने के लिए उसको बहुत एफर्ट चला जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में तुमको बोलेगा बाकी रिमेनिंग 3 लिखो। मुझे ऐसा नहीं लगता। समटाइम्स लेट्स से देयर आर थिंग्स कॉल्ड एज 8 फैक्टर्स से किसी चीज़ को लेके, तो आईसीआई करता है 3 फैक्टर लिख देता है और तुमको बोलता है बाकी फैक्टर्स लिखो। तुम्हें ये 3 ईजी से याद होते हैं। आईसीआई बोलता है ईजी तो मुझे पता ही है, आई जस्ट वांट टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, वो 3 की जगह हमें बोलता है बाकी 5 लिख दे। अरे मैंने कहा 3 ही तो आते थे, वो तूने क्वेश्चन में लिख दिए, अब तुम मुझसे बाकी 5 लिखवा रहे हो। तो आईसीआई इज आईसीआई। नाउ मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मैंडेटरी टू बी परफॉर्म्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये करना ज़रूरी है। ये आपको अनयूजुअल ट्रेंड के बारे में बताता है, अनयूजुअल रिलेशनशिप के बारे में बताता है, इवेंट्स रेशियो उनके बताता है। कोई चीज़ जिसके बारे में आप पहले अवेयर नहीं थे, आपको पता पड़ जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों का इस्तेमाल होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रेस्पॉन्स टू रिस्क। ये 4 बातें आपको बहुत सिंपल सिंपल पता होनी चाहिए, पर एक बात का ध्यान रखना। पहले 4 बातें क्या है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तुमने परफॉर्म किया तो तुम्हें वो चीज़ें पता पड़ती है जिसके बारे में तुम पहले अवेयर नहीं थे। कैसे पता पड़ गया भैया? अरे हमने कुछ रेशियो निकाला, कुछ कंपैरिजन किया तो पता पड़ा कि यहाँ पे एबनॉर्मल इंक्रीज हो जा रही है, पहले नहीं पता था, जब ये सब किया तो पता पड़ा। हमें ये रोमम आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट में हेल्प करता है, तो बेसिकली रेस्पॉन्स तो रिस्क में इसका फ़ायदा मिलता है, टेक्स्ट बुक वाली बात है। सेकंड, एनालिटिक के अंदर तुम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों का इस्तेमाल करते हो। ये आपको कैसे हेल्प करता है कि वो चीज़ें पता पड़ता है जो तुम्हें लगता है कि अनयूजुअल है। ये रेशो इतना नहीं इतना आना चाहिए था, एकदम से ऐसा क्यों आ गया? लास्ट ईयर इस क्वार्टर में इतनी सेल्स थी, इस क्वार्टर में इतनी सेल्स एकदम से कैसे आ गई? तो ये कुछ अनयूजुअल सी बातें, अनयूजुअल से ट्रेंड, अनयूजुअल से रिलेशनशिप हमको हाईलाइट करके देता है, जो हमको अगेन हेल्प करेगी रॉबम असेसमेंट में, स्पेशली ड्यू टू द फ्रॉड। अभी एक बात का ध्यान रखना, तुमने ऑडिट में बहुत आगे चले गए क्या? नहीं, ऑडिट स्टार्ट ही करिए। तो ये जो भी असेसमेंट हो रहा है ना, ब्रॉड लेवल पे हो रहा है, तो ये आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट इट विल गिव यू एन इंडिकेशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बात यहाँ पे होती है। किंतु ये एग्रीगेटेड डेटा यूज करता है जो कि बहुत हाई लेवल पे होता है। द रिजल्ट ऑफ दोज प्रोसीजर्स प्रोवाइड ओनली ए ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। इसीलिए आपको इसके साथ साथ में दूसरी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी है एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एंड देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू और हाउ इट हेल्प्स यू एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एक क्वेश्चन आईसीआई यहाँ से ये पूछता है, 3 किन लोगों से इंक्वायरी कर सकते हो, वो एक क्वेश्चन पूछता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड असेस रॉबम। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और बाकी 2 जो हमने पढ़े वो तो डेफिनेशन तो आईसीआई ने अभी तक पूछी नहीं है। अभी ये बहुत टाइम से पूछा नहीं है, तो ये बन सकता है। अब ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, तुम क्लाइंट की प्लांट में गए, तुमने एंटिटी के रिपोर्ट्स को देखा, तुमने एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स को देखा, तुमने एंटिटी के ऑपरेशंस को होते हुए देखा कि कैसे क्या चल रहा है। तो ये है सिंपल एग्जाम्पल से ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, बहुत सिंपल कैटेगरी। अभी आओ, तो हमने क्या ख़त्म कर दिया, हमने हमारा पार्ट 1 ख़त्म कर दिया। अब तुम मुझे बताओ पार्ट 1 में कोई भी समस्या है क्या? सिर्फ एक पार्ट जो तुम्हें अच्छे से याद करना है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड असेस रोमम।
जो हमने 1 2 3 4 4 पॉइंट्स पढ़े थे, उसके अलावा कुछ याद करने का मसला ही नहीं है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में, क्योंकि जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो एग्जाम में आएगा पहले उसको पहले पढ़ा जाए। ये देखो, सबसे पहले इसका मैं तुमको फ्लो बनाता हूँ कि ये चला कैसे है, कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ नहीं जाएगा। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने बोलेंगे कि इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है, कि भाई इसका क्या है खास बात। फिर आपने बोलोगे कि इसकी आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हो। फिर आप बोलोगे इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से क्या रिस्क आती है। फिर आप समझोगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं। फिर हम समझेंगे कि इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं। फिर आखिरी में हम इसके बारे में इसको असेस या फिर इसके बारे में रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ये हमको समझना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। भाई आज के टाइम में बिजनेस के सारे प्रोसेस, सारे ऑपरेशन, सारे डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू हो रही है। भैया कंप्यूटर के थ्रू होगी, लैपटॉप के थ्रू नहीं हो सकती, लैपटॉप के थ्रू भी हो सकती है, बट द डिसीजंस आर मेड यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स, यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसलिए हम उनको बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम। कंपनी के प्रोसेस, कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के अकाउंटिंग, कंपनी के डिसीजंस कौन कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम्स कर रहे हैं, आईटी कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कर रहे हैं। ये बात क्लियर है। अब मतलब सब चीज़ें समझा क्या माइंड को। एक बिजनेस में जाता हूँ, एक बिजनेस के सारे सब चीज़ें क्या हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम में चल रही है। अगर जहाँ पे ऐसा हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तुम एक दुकान पे गए, दुकान पे क्या होता है, माल खरीदते हो, तुमको पे करते हो, तुम यूपीआई करते हो, इज इट एन ऑटोमेटेड सिस्टम? नहीं ना, मैनुअल में चल रहा है धंधा। पर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, रिलायंस में जाते हो, तुम सामान खरीदते हो, सामान को स्कैनिंग होती है, बिकता है, करता है, ये सब होता है। उनकी अकाउंटिंग भी सब सिस्टम में हो रही है। एनालिसिस रिपोर्ट हर महीने कितना क्या हुआ वो भी सब सिस्टम में ही हो रहा है। वहाँ पे जो भी अप्रूवल्स अप्रूवल सब हो रही है सब सिस्टम में हो रही है। ये एनवायरनमेंट ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है? ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। कंपनी सिस्टम पे चल रही है। अभी सिस्टम पे कोई क्यों चलाता है, क्या फीचर है सिस्टम में चलाने के? तीन मेन बातें होते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी एंड वॉल्यूम। देखो, स्पीड, एक्यूरेसी और वॉल्यूम, ये तीन मेन चीज़ है किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने की। कोई चीज़ मैनुअल चल रही है, हम उसको बोलते हैं कि इसको ऑटोमेट कर देते हैं। तो मैं पता है क्या पूछता हूँ, क्या ऑटोमेट करने से तीन चीज़ों पे फ़ायदा मिलेगा? क्या स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्या ये ज़्यादा वॉल्यूम को हैंडल कर पाएगा? तो किसी चीज़ को ऑटोमेट करते हैं। तो यहाँ पे ये तीन फैक्टर्स होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के मेन। नेक्स्ट फैक्टर होता है इंटीग्रेशन। जैसे अभी एप्पल है, एप्पल के अपने अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन है। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड का सबसे इंटीग्रेशन है, किसी में भी उसकी बत्ती घुसाओ चल जाता है। तो हम भी ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट है, इनका इंटीग्रेशन कैसा है। अगर मैं रेवेन्यू में ये सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा तो क्या इससे मेरी अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्रीज चली जाएगी कि आखिरी आखिरी तक चली जाती है? तुम लस्सी वाला पे गए, लस्सी वाले पे तुमने क्या किया, लस्सी बुक करी। जैसे ही वो तुम्हारा लस्सी का इन्वॉइस काटता है ना, ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम में एंट्री पास हो गई सेल्स की। इंटीग्रेशन है। सिक्योरिटी, इंसानी गलतियों से बचाओ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कनेक्टिविटी है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। यहाँ बैठ के यूएस में एंट्री पास कर सकता हूँ, यूएस वाला बंदा बैठ के इंडिया के सिस्टम में एंट्री पास कर सकता है, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ये फायदे हैं। तो हमको ये समझाया गया कि भाई एक एनवायरनमेंट जो होता है आज के टाइम में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है। क्या क्या होता है उसका मतलब, वो हमें समझ में आ गया। फिर हमें समझाया गया कि इसका होने का फ़ायदा क्या है, इसके फीचर्स क्या है। भाई इसमें फास्ट चीज़ें होती है, इसमें एक्यूरेसी आती है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इंटीग्रेशन है, नेटवर्क कैपेबिलिटी है, इंसानी गलतियों से बचाव हो जाता है और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज का अभी का इस मोमेंट का आपका बैलेंस क्या है ना, आप देख सकते हो। 2 रुपये ट्रांसफर करके देखो, हैंड टू हैंड 2 रुपये कम हो जाते हैं। वेट भी नहीं करता है कि 5-10 मिनट तो रुक जा बैलेंस कम करने में, हैंड टू हैंड पैसा कम कर देता है। क्यों? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। पहले क्या होता था, आपका अकाउंट बंद हो गया, आपने एक वीक में लोगों को चेक इशू कर दिए, बैंक में आके बैलेंस चेक किया, हाँ बैंक में बैलेंस दिख रहा है, आपने चेक इशू किए। एक हफ्ते बाद चेक लगाने गए, जब डेट आई पता पड़ा कि बैंक में बैलेंस ही नहीं था। क्यों? यहाँ पे अकाउंट जीरो हो गया था, किसी को बताया नहीं, किसी को पूछा नहीं, किसी को कुछ खबर नहीं थी फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आके क्या हुआ, चेक लेने हो गया, बैलेंस जीरो हो गया। बोलेगा उस दिन तो पैसा था, बोला हमको एक वीक अपडेट होने में लगता है। अरे याद आई कोई मूवी, ऐसे ऐसी एक मूवी जिसमें ऐसा हुआ था, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होता।
ओके, अब मुझे तुम ये बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसे पूछेगा तुमसे क्वेश्चन के अंदर कि एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कि एक ऑफ द शेल्फ सिस्टम नॉर्मल सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा? जब तुम ज़्यादा कंट्रोल्स लगाओगे, ज़्यादा प्रोसेस बनाओगे, ज़्यादा इंटीग्रेशंस करोगे, ज़्यादा कोड लिखोगे, सो दैट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसएपी, ओरेकल, ये जो एंटरप्राइज रिसोर्सिंग प्लानिंग के टूल्स हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑफ द शेल्फ सिस्टम नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री बात करता हूँ, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल, एंड इजी, नो अप्रूवल्स इन द सिस्टम, नथिंग इन द सिस्टम, ऑफ द शेल्फ सिस्टम है, वो लेस कॉम्प्लेक्स होगा। टेली लेस कॉम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा इधर उधर के ट्रांजेक्शन घूमते फिरते नहीं अप्रूवल के लिए, सब इधर ही हो जाता है। नए वर्जन्स में तो वो भी थोड़ा अच्छे हो गए हैं, पुराने वर्जन्स में इतना कुछ नहीं होता है। ओके, तो तुम मुझे बताओ कि भाई एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि ऑफ द शेल्फ के अंदर, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर वहाँ ज़्यादा कोडिंग, ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा कंट्रोल्स। ओके, चलो, अभी तक हमने क्या सीख लिया माइंड के अंदर, पूरा पूरा स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक बोल कि भैया आपने मुझे समझाया कि हमारा रिस्क बेस्ड मैथोलॉजी है, इसका सेंस है हवाबाजी करने से अच्छा है स्पेसिफिक करते हैं रिस्क बेस पे। तो अब रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को असेस करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को असेस करना है। कैसे करेंगे? एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एनवायरनमेंट के अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। वो कैसे लेंगे? विल हैव टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स। उसमें पहला क्या हो गया? इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गए। ये सारी बात करके अपन ने कर लिया। फिर हमने बोला कि हम डायरेक्ट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हमको समझ में आया कि जहाँ पे सब चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हो रही है। ओके, हमने बोला इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे हमको समझ में आ गए। अभी तक दोनों चीज़ें बातें बड़ी ये नॉन ऑडिट बातें हैं। ऑडिट से कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है। आगे आओ, अजीब भी समझ लिया ना कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा। अब पहली बात, तुमने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। मैं कंपनी के पास जाके पूछता हूँ तुम्हारे फाइनेंशियल्स दो। मैंने बोला कि चलो फाइनेंशियल्स में इतने सारे अमाउंट है, ये सब है, क्या ये डायरेक्ट नॉर्मल एंट्री से आते हैं या किसी ना किसी सिस्टम से फ्लो के आ रहे हैं? तो मैंने बोला कि एक काम करो यार, जैसे तुम्हारा सेल्स होता है, तुम्हारा रेवेन्यू मुझे दिख रहा है, इसके पीछे क्या होगा? इनवॉइस होगा, इनवॉइस के पीछे क्या होगा? कस्टमर का ऑर्डर होगा, उसके पीछे क्या होगा? कस्टमर की इंक्वायरी होगी। ये सब बातें सिस्टम में चलती है। तो ये नंबर तुम्हारे पास फाइनेंशियल्स में आए, कैसे आए मुझे बताओ। तो वो मुझे सब बताता है, ये सब बताता है। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पे तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगे हुए हैं, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट सिस्टम। सबसे पहले मुझे लिस्ट मांगता हूँ अबाउट ऑल द सिस्टम्स दैट एंटिटी यूजेस। उसको फिर ब्रेक करो, कौन सा फाइनेंशियल है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल। हमें किससे मतलब होगा? फाइनेंशियल से। फाइनेंशियल को समझो कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका वर्जन क्या है, इसको किसने डेवलप किया है, इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, की पर्सन्स कौन है जो इसका ध्यान रखते हैं, वो सब समझते हैं। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड, वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम एंड व्हाट दे आर। फिर ब्रेकअप किया, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल को डालो खड्डे में, फाइनेंशियल को लेके आओ। किस लोकेशन पे है, इंडिया में है कि ग्लोबल है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, वर्जन क्या है, क्या उसका इंटरफेस है। इंटरफेस बोले तो जैसे मान लें कि ये सेल्स का है, अल्टीमेटली ये फाइनेंस होता है मॉड्यूल। तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, कस्टमर का मैनेजमेंट, कस्टमर के ऑर्डर, कस्टमर का सब कुछ मैनेज हो रहा है। अल्टीमेटली जब यहाँ से यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट होती है, तो ये इंटीग्रेशन कैसे है वो सब देखता हूँ। आपने बनाया या आपने खरीदा बना बनाया, आपने क्या इसकी आईटी मेंटेनेंस और सपोर्ट आउटसोर्स कर रखा है, क्या क्या आउटसोर्स कर रखा है वो समझो। कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इसको संभालते हैं? इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें जान के क्या फ़ायदा? मुझे फ़ायदा है। देख, ये क्यों जान रहा हूँ, ये वो लोग होते हैं जिनके पास होता है सुपर यूज़र। ये सिस्टम में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जो इनकी मन मर्जी होगी वो ये सिस्टम में कर सकते हैं। तो मुझे जानना है कि ये कौन कौन लोग हैं। क्या कंपनी के एमडी को दिया हुआ है? तो क्यों दिया हुआ है भाई? एमडी कुछ भी चेंज क्यों कर सकता है? ये तो सिर्फ आईटी वाले के पास ही होना चाहिए ना, कंपनी के सीएफओ के पास भी ये है। तो भैया नहीं चलेगा। तुम मेंटेनेंस किससे कर रहे हो? तो जो बंदा मेंटेन कर रहा है उसके पास कंपनी के डेटा का एक्सेस है। तो क्या कंपनी के डेटा को वो कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या उसका प्रोसेस क्या है चेंज करने का, वो मुझे समझना पड़ेगा। उस प्रोसेस में कुछ रिस्क हो सकती है, देखना पड़ेगा। इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम है? इंटरफेस में ऐसा होता है कि एक सिस्टम में सेल हुई है 100 रुपए की, पास हुई केवल यहाँ पे 80 रुपए की।
तो मुझे समझना पड़ेगा ना कि कैसे इंश्योर होता है, क्या प्रोसेस है, क्या कंट्रोल्स है कि अगर वहाँ पे 100 का रेवेन्यू है तो यहाँ पे भी 100 पहुँच जाता है, वो मुझे समझना पड़ेगा। वर्जन वर्जन से क्या जानना, अरे फर्क पड़ता है ना, तुम्हारे एंड्रॉइड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, हर वर्जन के अंदर डिफरेंट फीचर्स है ना, तो एवरी डिफरेंट वर्जन हैव डिफरेंट फीचर डिफरेंट ऑटोमेशन। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन से वर्जन पे हो, और जब वर्जन अपग्रेड होगा तो समझना पड़ता है कि क्या फीचर चेंज हो गया भाई तुम्हारे सिस्टम का। आर्किटेक्चर, ठीक है, वो फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि वो डेटा इंडिया में रहता है कि इंडिया के बाहर रहता है। इंडिया के बाहर रहता है तो अगर कभी डेटा लॉस हो गया, तुम्हारा एक्सेस खत्म हो सकता है क्या, तुम्हारी कंपनी लोगों की कंप्लेंस के हिसाब से तुमने बराबर से रिपोर्ट किया है क्या, वहाँ पे कोई बंदा एक्सेस करता है क्या उस डेटा को, या तुम इंडिया वाले ही कर सकते हो, तो वो डेटा बेसिकली कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है वो देखना पड़ेगा। पर्पस, ये तो बात सिंपल है। ओके, तो ये बात हमने क्यों समझी, हमारे माइंड में क्या गया कि ओके भैया जब भी आप जाओगे किसी कंपनी में, यू विल सी अ लॉट ऑफ सिस्टम्स के ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या क्या यूज़ करते हो, उसमें से कौन से फाइनेंशियल है कौन से नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल को लेके आओ, फाइनेंशियल के बारे में मुझे जानने का ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से मेरा फाइनेंशियल में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। उल्टा भी सोच सकता हूँ, मेरा फाइनेंशियल का जो डेटा है वो इन सिस्टम से निकल के आया है, तो ये सिस्टम कौन सा है भाई, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वर्जन क्या है, इनाउ जो पैकेज है कैसे मेंटेन करते हो, कौन मेन लोग है, उसके बारे में मैंने अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट कर दी। ओके, नाउ कोई भी तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेगा उसको डॉक्यूमेंटेशन में पता पड़ जाएगा ओके ये फाइनेंशियल के प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन से अकाउंटिंग टूल से डेटा आता है, उसके बारे में तो उसको पता पड़ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी यही तो मेन बात है कि तुमने बोला कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, तुमने उसको समझ भी लिया। अब मैंने बोला कि यार इसमें रिस्क क्या क्या है, रिस्क क्या क्या है। भाई देख, आईटी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, किसी ने हैक कर लिया, हैक कर लिया मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस, किसी को पासवर्ड किसी ने शेयर कर दिया, हो गया। कहीं पे लॉजिक ही रॉन्ग लिखा हुआ है, वो प्रॉब्लम हो गई। किसी ने डेटा डायरेक्टली चेंज कर दिया बैकएंड से, वो भी प्रॉब्लम है। तो बोलता देख, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा। तुमने एंट्री डाली 10 रुपए की, सिस्टम में गई 8 रुपीज़ की, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, तुम्हारा इनपुट ही रॉन्ग हो जा रहा है सिस्टम में, और ये रॉन्ग इनपुट को ही प्रोसेस कर दे रहा है। 10 रुपए की जगह 8 रुपए प्रोसेस कर दिए, गलत कर दिया, 8 रुपए ही रॉन्ग थे और इस 8 रुपए को उसने प्रोसेस कर दिया रॉन्ग अमाउंट को, बात हो गई। अनऑथोराइज एक्सेस, डायरेक्ट डेटा में किसी ने जाके चेंज कर दिया। एक्सेसिव यूजेस, ये की पर्सन है इनके एमडी के पास एक्सेस है, एमडी को जरूरत नहीं पर एमडी साला कुछ भी करते जा रहा है, एंट्री पास करे जा रहा है। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, unauthorized changes, failure to make necessary changes, loss of data। कोई भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे ये सब रिस्क है। अब तुम्हें क्या लगता है, रिस्क है तो कंपनी क्या करती होगी, रिस्क है तो इश्क है साहब, हम तो जीते हैं रिस्क के साथ में, मरते हैं इश्क के साथ में, ऐसा नहीं है। ये रिस्क है, उसके सामने कंपनी क्या लगाएगी, कंट्रोल्स लगाएगी। तो आ जाओ, इन रिस्क के सामने कंपनी ये तरह के कंट्रोल लगाती है, उन कंट्रोल के फ्रेमवर्क, कंट्रोल के बारे में नामकरण यहाँ पे सब किया हुआ है। पहले तरह के कंट्रोल्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स। क्या बोलते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स। दूसरे कंट्रोल वो लगाती है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तीसरे वो लगाती है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। क्या भैया इसका ऑडिटिंग से कोई कॉन्टेक्स्ट है, यस, क्योंकि हर कंपनी का फ्रेमवर्क ऐसे ही डिजाइंड होता है, आईटी वाले लोग ये ऐसे ही बात करते हैं, तो हम भी वैसे ही बात करें, इसलिए हमको ही सिखाया जा रहा है। समझा, नाम में क्या है, जनरल। चल एक काम कर, गो टेक अ ब्रेक, ये मैं करा के फिर तुम्हें वापस मतलब एक ब्रेक लेके आओ 5 मिनट का, एंड देन इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई विल नीड 20-30 मिनट्स ऑफ फ्रेश माइंड, कंसंट्रेटेड माइंड, ये ख़त्म करने के लिए। ओके, ब्रेक लेके आओ। मेरा ब्रेक मतलब मैं जस्ट पॉज करके जाके आऊँगा एंड देन मैं रीस्टार्ट करूँगा, बट यू कैन गो फॉर 5 मिनट्स, फिर आगे सीखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। अभी देखिए, अपन ब्रेक लेके आया, तू नहीं लेके आया मुझे पता है। देखो, 3 तरह के कंट्रोल्स हम लगाते नहीं, मतलब इस यहाँ पे 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। पहला कैटेगरी आपने बोला जनरल आईटी कंट्रोल्स, दूसरा बोला एप्लीकेशन, और तीसरा बोला आईटी डिपेंडेंट। सबसे पहले बात करते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स के। नाम में क्या है, जनरल, मतलब ये कई सारे एप्लीकेशन से पर्टेन करता है, दे रिलेट टू
मेनी एप्लीकेशंस, और कई सारी एप्लीकेशन बराबर से काम करे उसके लिए इनका फंक्शन करना बराबर है। ये 4 एरियाज को टारगेट करते हैं कंट्रोल्स। पहला एरिया जो होता है डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन। डेटा सेंटर तुम समझते हो, जहाँ पे आपका डेटा स्टोरेज होता है। नेटवर्क ऑपरेशन मतलब आपका नेटवर्क कैसा है, लैन लैन कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल, सिक्योरिटी, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। प्रोग्राम में चेंजेस, आपका कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोग्राम है, उसका चेंज करोगे तो उस टाइम क्या कंट्रोल्स है वो बारे में बात होगी। एक्सेस की सिक्योरिटी, कोई भी आपके एप्लीकेशन का एक्सेस हो, किसी भी चीज़ का एक्सेस हो, फिजिकल एक्सेस हो, सिक्योरिटी एक्सेस हो, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना आ जाए, वो सब बातें कंट्रोल यहाँ पे आ जाएंगे। आखिरी में है, आप कोई भी एप्लीकेशन को अक्वायर करने जाओगे या एप्लीकेशन को डेवलप करोगे तब तुम क्या कंट्रोल्स लगाते हो, तो वो कंट्रोल्स यहाँ पे आते हैं। ये सारे कंट्रोल्स बेसिकली, ये सारी जो रिस्क अपने देखी ना, उन रिस्क को ही एड्रेस कर रहे हैं। अब डेटा सेंटर में देखो तुम क्या बोलते हो, सिस्टम देखो दो तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम और एक होता है तुम्हारा हमारा यूएटी सिस्टम, मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। याद नहीं करना है। प्रोडक्शन सिस्टम मतलब जो तुम एक्चुअल में काम ले रहे हो, जहाँ पे तुम्हारी एक्चुअल अकाउंटिंग चल रही है, जो भी तुम्हारा मेन रियल जो है वो यहाँ पे है। इसी का ये कॉपी वर्जन होता है। ये कॉपी वर्जन इसलिए होता है कि आपको कभी भी कोई चीज़ की टेस्टिंग करनी है, कोई भी चेंज करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करते हो, पहले यहाँ पे करते हो, उसके बाद में इसको यहाँ पे मूव करते हो। फंडा समझा? आओ, तो आप क्या बोलते हो, डेटा सेंटर्स और नेटवर्क ऑपरेशन में जो कंट्रोल्स हैं उनका बेसिकली पर्पस क्या है कि वो इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। कि ये मैं कंपनी हूँ, मेरे यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वो बराबर हो, मतलब मेरे प्रोडक्शन सिस्टम चल रहे हो, उसको लेके जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं वो होते हैं आपके डेटा सेंटर्स एंड नेटवर्क ऑपरेशन कैटेगरी वाले कंट्रोल्स। इसमें क्या क्या आता है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटी, आपका लैन वायर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कनेक्टेड है कि नहीं है, सिक्योर्ड है कि नहीं है, वो यहाँ पे आ जाते हैं एक तरह से। प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ बैच जॉब्स। तुम समझते हो बैच जॉब क्या होता है? तुमने कभी पैकेट देखा है, वहाँ लिखा होता है बैच नंबर, है ना? बैच नंबर क्या है कि ये सारे प्रोडक्ट इस बैच से बने हैं। मतलब मान ले कि वो क्या करते हैं, बैच नंबर 1, इसमें इतना प्रोडक्शन हुआ, कोई भी गड़बड़ होगी तो बैच नंबर 1 के सारे प्रोडक्ट्स को बुला लेंगे। ये अपना वाला वैसा बैच नहीं है। अपना बैच क्या होता है कि परचेज का प्रोसेस है, रोजाना परचेज के इनवॉइस एंटर होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि सिस्टम में एंड टू एंड एंट्री जाती जा रही है, ये सब एक जगह आके रुक जाते हैं। फिर एक बंदा इनको रिव्यू करता है सबको, या टीम में रिव्यू करती है, फिर वो क्या करती है, इनको अप्रूव कर देती है, अप्रूव। फिर एक ये सिस्टम रन करते हैं, ये सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं ना, ये तुम्हारे सिस्टम में चले जाते हैं। इनमें से जो जो एरर होगी वो अलग निकल के आ जाएगी कि भई ये ट्रांजेक्शन गए तो थे, बट इसमें ये सब गलतियाँ थी, इसलिए सिस्टम के अंदर पोस्ट नहीं हुए। तो वो बैच सिस्टम को लगाना, वो बैचेस कब रन होंगे, किस टाइम पे रन होंगे, उनका शेड्यूल क्या होगा, वो आता है डेटा सेंटर और नेटवर्क के ऑपरेशंस में। अगला पार्ट देखो, एक्सेस सिक्योरिटी। सबसे इजी है, नाम में ही है कि कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो जाए, तुम्हारे प्रोग्राम एंड ऑल दैट वो सब बराबर हो, तुम्हारा डेटा ऑथेंटिकेटेड हो। इसमें क्या क्या एक्टिविटी आती है, सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ की पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी, फिजिकल की सिक्योरिटी। कोई भी अगर किसी आगे लग जाए ना सिक्योरिटी, तो वो एक्सेस सिक्योरिटी वाला कंट्रोल हो जाएगा। मैंने एक बोला था ना, मैंने बीच में एक वर्ड बोला था, ये बोला कि वर्ड फायरवॉल एंड ऑल दैट, फायरवॉल एंड ऑल दैट वो सब आता है। तुम्हारा नेटवर्क सिक्योरिटी कहाँ पे आएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी भी यहाँ पे आएगा। मैंने एक वर्ड बोल दिया था लैन ऑपरेशंस, कि वो लैन सिक्योर्ड है कि नहीं है, तो लैन ऑपरेशन यहाँ पे आते हैं। ओके, उसका सिक्योरिटी तो हमेशा यहीं पे ही आएगा। प्रोग्राम चेंज मतलब कोई एग्जिस्टिंग चीज़ का मॉडिफाई कर रहे हो, तो मॉडिफाई कर रहे हो तो बराबर से मॉडिफाई हो रही कि नहीं हो रही, उसका प्रोसेस क्या है, वहाँ पे कंट्रोल्स क्या है। एक होता है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, कि जब भी कोई चीज़ को चेंज करोगे उसका एक प्रोसेस डिज़ाइन किया जाएगा। मुझे कोई चेंज करवाना है, उसकी रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड होगा, उसको मैनेज करोगे, उसको कि भाई किसी ने बोला कि अभी हम जो अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हैं उसके अंदर ये इंडिकेटर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इंडिकेटर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो किसी ने रिक्वेस्ट रेज करी कि ओके जब हम ये कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं होके आ रही है, तो ये करना है, डन 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 करके ये लो, ये चेक करना मैंने कर दिया, ऐसे नहीं होता है। दे विल रेज अ रिक्वेस्ट,
उसको रिकॉर्डिंग होगी, उसको इवैल्यूएट करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या इम्प्लीकेशन होगा, और क्या चीज़ें उससे गड़बड़ हो सकती है, वो करके उसको टेस्टिंग करके फिर उसको चेंज करते हैं अप्रूवल के बाद में। मेकिंग एंड टेस्टिंग द चेंजेस, तो ये सब बातें कहाँ पे आएगी, प्रोग्राम चेंज में। सिस्टम को अक्वायर करना, डेवलप करना, मेंटेन करना, तो जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो ना, यू एक्चुअली हैव अ प्रोजेक्ट का टीम, वो क्या करती है, सिस्टम की स्टडी करती है, मार्केट में जो अवेलेबल उनको सिस्टम में स्टडी करती है। खुद से बना रहे हो तो उसके लिए डिज़ाइनिंग होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, फिर उसको तुम बाद में रिलीज़ करते हो। तो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट चालू होगा, एनालिसिस एंड डिज़ाइन होगी, कंस्ट्रक्ट होगा, टेस्टिंग होगी, क्वालिटी अश्योरेंस होगा। तो यहाँ पे आप कंट्रोल्स लगाते हो इन एरियाज के अंदर। तो मैं कंपनी के वो सारे कंट्रोल्स का देखता हूँ कि भाई ये जनरल आईटी कंट्रोल्स कंपनी में है कि नहीं है तो बराबर है कि नहीं है, स्ट्रांग है कि वीक है। अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स वीक हुए, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यस और नो? नो। अरे ये हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि कंपनी के अंदर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं। अगर ये कंट्रोल्स अच्छे हुए तो एक पॉजिटिव फैक्टर है, अगर ये नहीं हुए तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प मी टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स, आगे जाके मुझे कैसे काम करना है क्या नहीं करना है वो मुझे पता पड़ जाएगा। अगर चेंज मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है, रिक्वेस्ट आती है, वो बोलते हैं अरे चेंज करना है, चेंज कर दिया है, चेक कर फटाफट, ये है मतलब कंट्रोल नहीं है। मतलब मैं पूछूंगा साल भर में क्या क्या प्रोग्राम में चेंजेस हुए, फिर देखूंगा इनमें से कोई चेंज है क्या जिसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो सकता है क्या, उसकी वजह से मटेरियल मिसशिप्ट हो सकता है क्या, तो मैं वहाँ रिस्क को हाई कर दूंगा। जब हाई कर दूंगा तो बोलूंगा कि यहाँ पे ये प्रोग्राम चेंज हुआ था, इसका ये अकाउंटिंग इंप्लीकेशन है, तो इस चीज के लिए जाके ज्यादा एविडेंस गैदर करना। समझ आ गया? लिंक बेटर है क्या, ये क्यों है, समझ में आया? हमको क्यों सिखाया, वो हमको बोलेंगे भाई डेटा सेंटर्स के कंट्रोल चेक करने, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि डेटा सेंटर कंट्रोल्स ये हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स ये हैं, प्रोग्राम चेंज के कंट्रोल्स ये हैं, एप्लीकेशन अगर सिस्टम में डेवलप करते हैं तो ये कंट्रोल्स हमारे यहाँ पे है। और अगर तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो तुम चेक क्या करोगे, तुम क्या समझोगे कि यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है। अब मैंने ये समझ लिया तो मैं जाके उसको बोलता हूँ कि वी वांट टू चेक द जीआईटीसी, बोलता है ठीक है जीआईटीसी में क्या क्या करोगे, मैंने बोला वी बेसिकली कवर फोर दिस 4 एरियाज, इन 4 एरियाज के अंदर मुझे बताओ आपकी क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, मुझे समझाओ। ओके। अब आता है एक चीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये परवेजिव है, किसी एक एप्लीकेशन से पर्टेन नहीं करते हैं, दे रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस एंड दे आर नॉट जस्ट डायरेक्ट कंट्रोल, दे आर इनडायरेक्ट कंट्रोल। हर एप्लीकेशन में अपना सिक्योरिटी होगा, हर एप्लीकेशन में प्रोग्राम चेंज होगा, हर एप्लीकेशन के अंदर डेवलपमेंट एक्विजिशन हो सकता है, हर एप्लीकेशन का काम बराबर से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, दे आर नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, तो दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कंट्रोल और परवेजिव कंट्रोल। आईसीएआई बहुत स्मार्ट है, जीआईटीसी वर्ड यूज ना करके इनडायरेक्ट कंट्रोल परवेजिव कंट्रोल वर्ड को इस्तेमाल करेगा। आओ, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, जो किसी एक एप्लीकेशन से पर्टेन करते हैं, जो बिजनेस प्रोसेस लेवल पे ऑपरेट करता है। इसमें दोनों तरह के आते हैं कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स। अब तुम्हारे माइंड में एक डाउट आना चाहिए, भैया आपने कहा था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे चीज़ें सिस्टम में चल रही होगी, तो चीज़ें मैनुअल कैसे है? मैंने बोला वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ। तो कंट्रोल्स तो ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं और मैनुअल भी हो सकते हैं। ऑटोमेटेड मतलब कि तुम्हारे यहाँ पे एक प्रोसेस सेट है कि ये किया, ये क्राइटेरिया मीट होगा तो वो हो जाएगा, वो क्राइटेरिया मीट होता है, ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। सेकंड एक ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस रन करना है, प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं है, फिक्स 7 बजे रन नहीं होता है, हमारा एक पर्सन है वो जाके उसको मैनुअली रिव्यू करके सब बराबर है कि नहीं है, फिर ओके करता है, फिर प्रोग्राम रन होता है। वो कंट्रोल ऑटोमेटेड हुआ कि मैनुअल हुआ? मैनुअली मैं कर रहा हूँ, बैच जॉब है, अकाउंटिंग एंट्रीज आती है 10 एंट्री, सिस्टम ऑटोमेटिकली इनबिल्ट जो लॉजिक्स है उसको चेक करता है, उसके हिसाब से अगर सब कुछ सही है ऑटोमेटिकली 7 बजे सिस्टम रन होगा, एंट्रीज को पोस्ट कर देगा। ऑटोमेटेड कंट्रोल है, सिस्टम खुद ही चेक कर रहा है। एक मैंने बोला नहीं, अकाउंटिंग एंट्री पास होने के बाद में मेरा एक बंदा है वो सब उसको रिव्यू करेगा, सिस्टम में टिक 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 करेगा, अप्रूव का बटन दबाएगा, फिर जब बैच रन करना होगा तो मैं बैच रन करने के लिए बटन दबाता हूँ कि रन इट। सिस्टम ऑटोमेटेड है पर जो कंट्रोल लगा रखा है यहाँ पे वो कंट्रोल ऑटोमेटेड नहीं, कंट्रोल क्या है, मैनुअल है। इसलिए बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर दोनों तरह की बातें आती है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स कैन बी बोथ ऑटोमेटेड एज वेल एज मैनुअल।
ये आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशन। मेन बात अपने कवर कर लिया, आपको समझ में आ गया है। अब बात करोगे आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल की, ये आईटी पे डिपेंडेंट है। कुल मिला के ये आईटी सिस्टम से कुछ डेटा आता है, आईसी सिस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, उसको यूज करके मैन्युअली कुछ करते हैं। बेस्ट एग्जांपल बैंक रिकंसिलेशन। क्या है? बैंक रिकंसिलेशन। सिस्टम ने बैंक रिकंसिलेशन बना के दिया, उसका तुमने बाहर वर्जन निकाला, फिर मेरा मैनेजर उसको चेक कर रहा है, उसको रिव्यू कर रहा है और अप्रूव कर दे रहा है। यहाँ कंट्रोल मैनुअल है कि ऑटोमेटेड है? मैनुअल है। पर यहाँ डिपेंडेंसी किस पे है? आईटी सिस्टम पे डिपेंडेंसी है। उसके लिए इसको क्या बोला है? IT dependent control. So application control can be both automated as well as manual. Dependent IT dependent are always manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT system or applications. तो हमारे माइंड ने क्या सीखा? हमारे माइंड ने सीखा कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पे आईटी सिस्टम कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। हमने बोला इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अपने तीन मेन, बहुत सारे फायदे, बट तीन मेन फायदे क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी एंड वॉल्यूम। उसके अलावा इंटीग्रेशन, इंटरफेस, ये सब भी है, सिक्योरिटी, वो सब तो बातें है ही है। फिर हमने बोला कि हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ताकि हमें पता पड़ पाए कि हमारे पास है कौन कौन सी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कौन कौन सी इस्तेमाल होती है वो लेके आओ, कौन सी फाइनेंशियल है, कौन सी नॉन फाइनेंशियल, वो करो। फाइनेंशियल्स के ही हम पता करते हैं जनरली, किस लोकेशन पे है, क्या उसका वर्जन है, क्या उसका इंटरफेस है, कैसा उसका आर्किटेक्चर है, किस लोकेशन पे है, आउटसोर्स है, कौन की मैनेजमेंट लोग इसको एक्सेस करते हैं, की यूजर्स कौन है, वैसा। फिर हमने बोला कि यार ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को यूज़ करने में कोई रिस्क है, नहीं तो हम क्यों समझते हैं? अरे भाई, इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर अपनी रिस्क है, इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत डेटा डिलीट हो सकता है, अनऑथोराइज काम हो सकते हैं, डायरेक्ट डेटा में चेंज हो सकता है। वही तो हमारा लफड़ा है, एक्चुअल रेवेन्यू हुआ 80 का, इन्होंने सिस्टम में जाके पीछे वो डाल दिया 20 रुपए का, तो हमको सिस्टम में 100 दिख रहा है। क्यों? अनऑथोराइज चेंज कर दिया किसी ने, राइट? किसी ने अनअप्रूव्ड डेटा चेंजेस कर दिया है। तो हमने बोला कि ओके, इसको सामने फिक्स करने के लिए दे हैव ए कंट्रोल्स। उस कंट्रोल्स को उन्होंने बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। भाई नाम बोलते हैं, जैसे कि पहला बोलते हैं कि हम जनरल आईटी कंट्रोल्स लगाते हैं, ओके। फिर उसमें बोला हम एप्लीकेशन के अंदर भी कंट्रोल्स लगाते हैं। फिर हमने बोला कि हमने आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स भी क्यों लगाते हैं, उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए दे हैव ए कंट्रोल्स। मुझे ये बातें नहीं पता थी, तो मुझे समझ में आ गया, ओके ये इस टाइप के कंट्रोल्स लगाते हैं। अभी तक मैंने ऑडिटिंग कुछ करी है क्या? ऑडिटिंग तो कुछ करा ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक डॉक्यूमेंटेशन था। अभी तक तुम फ्रेमवर्क समझ रहे हो कि क्लाइंट से जाओगे तो ऐसा ऐसा मिलेगा, ओके। अभी जनरल आईटी कंट्रोल से दोनों इंटर रिलेटेड है। जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नीडेड फंक्शनिंग ऑफ बोथ एप्लीकेशन एज वेल एज दिस कंट्रोल। बोथ द टाइप ऑफ कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू द आईटी सिस्टम्स। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आया हमारा ऑडिटिंग। ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग, बाकी किसी को नहीं पता है। मार्केट में जाके पूछोगे ना कि एक कंपनी के सिस्टम में कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसको कुछ ही नहीं पता। तुमको पता है जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, तुम्हें पता पड़ गया, तुमने पढ़ लिया इसलिए। अब आ गए हो टेस्ट करने के चार तरीके। इंक्वायरी करो सिस्टम के बारे में, सिस्टम में चीज़ों को होते हुए देखो, सिस्टम के डॉक्यूमेंट, सिस्टम के मैनुअल्स को इंस्पेक्ट कर लो, या जो सिस्टम ने किया तुम उसको फिर से करके देख लो। ये बोलता है इंक्वायरी सबसे आसान है, जाके पूछ के आ जाओ, बट सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। इफिशिएंट मतलब करना बहुत आसान है, बट इससे जो एविडेंस मिलता है ना, वो सबसे कम क्वालिटी का मिलता है, लीस्ट। इसलिए इंक्वायरी को किसी के साथ में कॉम्बो करना पड़ेगा। री परफॉर्मेंस जो सिस्टम ने किया तुम खुद से परफॉर्म करके देख रहे हो, सबसे इफेक्टिव मेथड है, बट इसको करने में बहुत मेहनत जाएगी, सबसे लीस्ट इफिशिएंट है। तो इसने बोला कि एक काम करो, इंक्वायरी को अगर तुम कंबाइन करते हो आई के साथ में, मतलब दो आई साथ में आ जाते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं, तो ये सबसे इफेक्टिव हो जाता है भैया। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, बट क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं तुमको बोल रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, inspection in combination with what is the most effective method to test the automated environment? You have to say inquiry. Inquiry in combination of what? Inquiry in combination of inspection. सबसे इफेक्टिव कौन है? री परफॉर्मेंस। सबसे एफिशिएंट कौन है? इंक्वायरी। सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन है? इंक्वायरी। सबसे लीस्ट इफिशिएंट कौन है? री परफॉर्मेंस। अरे क्या क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ, जो बोला वही तो बोल रहा हूँ भाई, कुछ नया तो ना बोला मैंने, ओके।
नो, अब आप कितना टेस्टिंग करोगे, आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट इन कंट्रोल्स की टेस्टिंग में कितना रहेगा एफर्ट, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये फैक्टर है रिस्क असेसमेंट। आपने रिस्क असेस क्या करी, हाई लो मीडियम, उसके हिसाब से कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है, गवर्नेंस क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन कैसे हैं, आपको कितना एश्योरेंस चाहिए, आर यू गोइंग टू गेट सो मच ऑफ कंफर्ट फ्रॉम द दिस कंट्रोल्स। कंपनी में कंट्रोल्स मान लो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड केस में क्या होता है कि जो चीज़ एक ट्रांजेक्शन पे लगी, अगर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन होंगे तो भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। इन दैट केस अगर आपने ये एक चेक कर लिया तो बाकी ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं। तो इफ़ आई एम गोइंग टू रिलाई ऑन कंट्रोल कि हाँ यार कंट्रोल टेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल इफेक्टिव होगा तो आगे जाके काम कम करना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पे उस भी फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि मुझे यहाँ कितना टेस्ट करना है। हिस्ट्री ऑफ एरर्स और मिसस्टेटमेंट कि पास्ट कैसा है इनका, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस और असर्शन बीइंग एड्रेस। कोई हार्ड कोर लॉजिक नहीं है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप कनेक्ट कर दूंगा, याद करना ही पड़ेगा ये। ओके, जो भी आप करोगे उसको डॉक्यूमेंट करोगे, और जो भी जजमेंट लगाया आपने इसके अंदर आपको ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिटर के लिए ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऑडिटर ये क्या करता है वो आपसे ऐसे ही पूछेगा। अभी जब आप कॉमन मेथड क्या है आईटी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, व्हाट आर द कॉमन प्रोसीजर्स जो हम करते हैं। सबसे पहले आप एक वॉक थ्रू कर सकते हो। वॉक थ्रू मतलब यू कैन ट्रेस द ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर से गुड्स रिसीव नोट, गुड्स रिसीव नोट से क्वालिटी इंस्पेक्शन से इनवॉइस से पेमेंट, ये पूरा फ्लो सिस्टम में ट्रेस कर सकते हो कि सिस्टम में ट्रांजेक्शन कैसे फ्लो हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन प्रोसेस बाय डूइंग वॉक थ्रू ऑफ वन एंड टू एंड ट्रांजेक्शन यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन। पूछूंगा भी सही, होते हुए देखूंगा भी सही, साथ में डॉक्यूमेंट भी चेक करूंगा। अगर तुमने प्रैक्टिकल ऑडिट करोगे ना जब जाके, तुम्हें लगेगा कि ये लाइन एग्जैक्ट रेप्लिका जा रही है भैया, एग्जैक्ट। ऑब्जर्व हाउ यूजर प्रोसेस ट्रांजेक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियो। अगर आपका ट्रांजेक्शन ओपेक्स कैटेगरी का है, ऑपरेशन खर्चा है, तो कैसे बुक होता है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बुकिंग कैसे होती है। भाई मैं नॉर्मल एंट्री पास करता हूँ एक्सपेंस की, कोई एक्सपेंस कैपिटलाइज होना है, कोई एक्सपेंस P&L में जाना है, तो आप कैसे करते हो इन डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन है ना। आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो इन द एप्लीकेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का मतलब है लॉजिक चेक करते हो। ओके, ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर कंपनी में अगर GITC इफेक्टिव नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इन दैट केस यू विल हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, और आपको अदर प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, और यू विल हैव टू रिलाई ऑन सिस्टम बेस्ड इन्फॉर्मेशन। ये मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी का GITC इनफेक्टिव है, एप्लीकेशन इन कंट्रोल इनफेक्टिव है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सब्सटेंटिव की बात करो, सब्सटेंटिव में क्या करते हैं हम, सिस्टम से डेटा यूज़ करते हैं, तो आपको डेटा की रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, आपको उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम कंट्रोल्स वीक है। आपके कंट्रोल टेस्टिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके कंट्रोल टेस्टिंग में ऐसा होगा कि जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है उस पर आप रिलायंस प्लेस नहीं कर सकते, तो आपको टेस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपको कंट्रोल्स को लेकर कोई सेपरेट रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है तो आप अपनी ओपिनियन को वहाँ पे मॉडिफाई कर दोगे। अब भाई अगर यही कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं तो इस डेटा की रिलायबिलिटी में मुझे डाउट नहीं आता। डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल्स वीक है, GITC वीक है, ऐप कंट्रोल्स वीक है, इसलिए मुझे ये आता है। दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जाम्स ये वाला। ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ICAI ने ऑलरेडी पूछा एग्जाम में एक बार कि अगर आपके कंट्रोल्स वीक हैं, स्पेसिफिकली GITC ऐप कंट्रोल्स वीक है, तो हाउ इट विल इम्पैक्ट योर सब्सटेंटिव कंट्रोल्स एंड ओपिनियन। तो इस तरीके से आपको IT की रिस्क का ऑडिट पे ये इम्पैक्ट आएगा। समझ में आ रहा है क्या? नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर सेल्फ। मैनुअल वर्सेज ऑटोमेटेड, कि कब मैनुअल फ़ायदेमंद रहेगा, कब मैनुअल नहीं, कब ऑटोमेटेड होना चाहिए। ये पॉइंट का मोटा मोटी रिवर्स है। ये आप सेल्फ कर सकते हो, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। ये 2 पॉइंट आप इसको इग्नोर कर सकते हो एज सच। चलो आखिर में क्या होगा, तुम्हें याद है ऐसे 265 में क्या है, हम
क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल में जो भी डेफिशिएंसीज होती है वो कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी मतलब ऑटोमेटेड कंट्रोल की डेफिशिएंसी भी वहाँ पे आ गई। कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू TCWG 265। और जो भी डेफिशिएंसीज होगी उसको कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक एक्चुअली हम एक लेटर बनाते हैं। इट कैन बी मैनेजमेंट लेटर और इट कैन बी इंटरनल कंट्रोल मेमो, नाम कुछ भी हो सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है, ये लेटर होता है एज अ रिकमेंडेशन। हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई हमने ऑडिट किया था, हमको ऑडिट में ये सब मिला, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको इनको बेटर करना चाहिए। और मुझे यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि ये जो डेफिशिएंसीज थी इसको मैंने कैसे हैंडल किया। देखो इसका लिंक है मैनेजमेंट लेटर से। मेरी बात सुनना, तुमने मैनेजमेंट लेटर दिया कि भाई ये 5 जगह हमें कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिली, तुमने इसको डॉक्यूमेंट करोगे। क्यों, तुम ऑडिट में जाएगा ना कि मैंने मैनेजमेंट कम्युनिकेट किया। अब जो थर्ड पार्टी जो भी आ रही है उसने बोला कि ओके तूने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया कि ये 5 डेफिशिएंसी है। अब मुझे बता, जब ये डेफिशिएंसीज थी तूने ऑडिट में क्या एक्स्ट्रा प्रोसेस किया, मुझे वो बता। तो मुझे वो डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि हाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज वीकनेस ऑन ओवरऑल ऑडिट। और एक फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि कोई वीकनेस में कोई कंट्रोल में वीकनेस है क्या। ओके, तो अब मैं स्टार्टिंग से पढ़ दूँ एक बार इसको। जब भी ऑडिट खत्म होगी आपके कुछ फाइंडिंग्स एक्सेप्शंस हो सकते हैं आईटी एनवायरनमेंट या फिर आईटी कंट्रोल्स के अंदर, उसको आप असेस करते हो और उसको आप रिपोर्ट करते हो। एग्जाम का क्वेश्चन असेस और रिपोर्ट वर्ड यूज़ करके आएगा। अभी ये हमको कम्युनिकेट करना होता है, तो हम क्या पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि क्या कोई वीकनेस है क्या। अगर वो वीकनेस थी तो उसका हमारे ऑडिट में इम्प्लीकेशन क्या था, उसको हम एक सुटेबल फॉर्म ऑफ चीज़ में डाल के मैनेजमेंट लेटर या इंटरनल कंट्रोल मेमो में बना के डाल के देखते हैं। और जो भी अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है तो वो आपको दोस्त साबित गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। नाउ डेटा एनालिटिक्स एंड डिजिटल ऑडिट आर वेरी थियरिटिकल टॉपिक्स, आप सेल्फ कर सकते हो। आपको यहाँ से यहाँ तक याद करना है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या होती है, कैसे हेल्प करती है। यहाँ पे कुछ याद ही नहीं करना है। डिजिटल ऑडिट में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन डिजिटाइजेशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ऑडिटर भी वो कर रहा है। तो ऑडिटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, उन टूल्स को यूज़ करता है जो उसको रिस्क असेसमेंट में हेल्प करती है और प्रोसेस को अंडरस्टैंड बेटर तरीके से कर पाता है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। डेटा एनालिटिक्स का हमारा नाम क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। लैपटॉप असिस्टेड नहीं है, कंप्यूटर असिस्टेड है, लिखा हुआ तो लिखा हुआ है। डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा एनालिटिक्स इज सिंपल। इफ देयर इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इफ यू वांट टू गैदर सम मीनिंगफुल इनसाइट फ्रॉम दैट, अगर आप वो काम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारे डेटा में से इसको क्रंच करके मीनिंगफुल इनसाइट निकालना इस डेटा एनालिटिक्स। हम उसको अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये उसके 7 एग्जाम्पल्स है। ओके, एक बार जस्ट पूरा अपना नोट्स जो भी पार्ट है, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, इसको वीडियो को पॉज करो और तुम जाके उसको एक बार ऊपर से नीचे रीड करके आओ। अब तुम्हें समझता है कि नहीं समझता है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरे लिए एग्जामिनर के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस इज बेसिकली द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये पूरा मेरे लिए बहुत हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है कि आईसीएन ये पिछले में पूछ रहा हो तो बात अलग है, बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है वो है ये, क्योंकि ये हमारा काम है। बाकी जो भी उसने कहा वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीआईटीसी एप्लीकेशन कंट्रोल सिंपल है, उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो ऐसे हमेशा पूछता है। डिस्क्रिप्ट में पूछ लेगा तो लफड़ा नहीं है, बट ये 2 मेन हो जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको करके आओ, 5-10 मिनट ब्रेक लो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।